फ्रेंड्स, गृह विज्ञान विषय के कुछ प्रश्नों को लेकर के आज मैं उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं गृह विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों का। जो आज का प्रश्न है, आज की जो प्रश्नोत्तरी है, वो बेसिकली जो वस्त्र विज्ञान का हमारा जो स्टार्टिंग का टॉपिक होता है, वस्त्र विज्ञान का इतिहास, वस्त्र विज्ञान का अर्थ या वस्त्र विज्ञान होता क्या है, उससे संबंधित जो है ये प्रश्न है। तो प्रश्न जो है बहुत साधारण तौर पे भी और कुछ जो है समझने वाले कुछ डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस भी जो है यहाँ पर लेकर के मैं आई हूँ। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन का जो है वो डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके आंसर्स को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रश्न है, जिस पैटर्न के प्रश्न अभी मैं आपको करा रही हूँ, ये प्रश्न जो है आपके जितने भी राजस्थान के अंदर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे उनको मिलेगा। नेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, नेट और जेआरएफ के लिए, तो आप कहीं ना कहीं इसका लाभ वहाँ भी ले सकते हैं। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के और अलग अलग पीएससीज के जो कॉलेज व्याख्याता के एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में भी आप इन प्रश्नों से बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, घरेलू साज सज्जा, जिसे हम हाउस होल्ड लाइफ्स कहते हैं, में उपसाधन के रूप में नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है वो उपसाधन पूछा गया है, यानी कि सहायक सामग्री जो होता है। उपसाधन से तात्पर्य क्या है कि ऐसे रिसोर्सेस जो हमारे मूल ना हो, ठीक है, मूल के जो है वो साथ में सहायक रिसोर्सेज हो, उन्हें जो है हम उपसाधन के रूप में देखते हैं। तो इनमें से कौन से नहीं है, देखिए पॉइंट जो है वो साथ में देखते हुए चलिए। क्वेश्चन में जो है कई बार हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार जो है वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो नहीं पे नहीं जाता है और हम उसको जो है वो सीधा 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 टिक करके आ जाते हैं। हमें लगता है ये भी सही है, हमें लगता है कुशन भी सही है, हमें लगता है चादरें भी सही है, और हम किसी ना किसी पे जो है वो तुक्का मार के चले आते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है। तो घरेलू साज सज्जा यानी कि हाउस होल्ड लाइफ्स में उपसाधन के रूप में नहीं जाने जाते हैं। क्या नहीं जाने जाते हैं, एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पर्दे की अगर हम लोग बात करते हैं तो सजावट में जो है वो पर्दे का योगदान होता है। पर्दा जो है हम लोग परिसज्जा का एक भाग मानते हैं। जो हमारी गृह साज सज्जा होती है, उन साज सज्जाओं में पर्दे जो है उसका भाग माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, कुशन कहा गया है, तो अगेन कुशन भी जो है ये हमारे साज सज्जा का जो है एक भाग होता है। तीसरा हम आते हैं पैजामा। हाँ जी, ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट सा है, क्योंकि पैजामा से जो है हम लोग घर की साज सज्जा नहीं करते हैं। पैजामा जो है वो पहनने का, यानी कि हमारा उपसाधन के रूप में नहीं है, ये हमारे मूल वस्त्रों के रूप में जो है वो आता है। शरीर को ढकने के लिए, शरीर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शरीर को मौसम से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैजामे का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है हमारे मूलभूत साधनों में जो है वो समाहित होता है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है ना। जो हमारे ऑप्शंस बाकी के हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो है वो गृह सज्जा या साज सज्जा के अंदर जो है कौन सा ऐसा एक इन चारों में से है जो उस साज सज्जा के उपसाधन का भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, पैजामा, क्योंकि ये साज सज्जा का भाग नहीं है। ये जो हमारा मूल, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उस कपड़े में जो शरीर को ढकने के लिए या शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो वस्त्र प्रयोग में लिए जाते हैं, उनका ये भाग है। तो हमारी सज्जा में ये शामिल नहीं होगा। ये हमारा पहला प्रश्न था। आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न है, वस्त्र के उपयोग से मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, ये एक बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है वस्त्र के लिए कि वस्त्र के उपयोग से मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइटेड बिंदु क्या हुआ, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, यानी कि साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी जो है अगर हम लोग कपड़ों का प्रयोग करते हैं तो उनसे हमें प्राप्त होती है। अब प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथन में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, यानी कि ये जो लाइन है इसमें ये जो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है इससे क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने आया, मौसम से बचाव। तो अभी मैंने इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में आपसे जिक्र किया था, मौसम से बचाव जो है वो बेसिकली हमें क्या करता है, शरीर अर्थात
शरीर की सुरक्षा की बात हम लोग करते, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया ये किससे संबंधित हो गया? शारीरिक सुरक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूसरा पॉइंट, सामाजिक सुरक्षा। ये तो सीधा सीधा ही जो है मतलब पहले ही बता रहा है कि ये जो सुरक्षा होती है ये समाज के अंदर हमें जो है एक सुरक्षा प्रदान करती है, सोशल सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की जाती है। तो मनोवैज्ञानिक तो ये वैसे भी नहीं हुआ क्योंकि ये पहले से ही कैटेगराइज्ड हमारे सामने क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तीसरा हम आते हैं आत्मविश्वास में वृद्धि। जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं, जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो यस, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप में होता है, साइकोलॉजिकली हम लोग उससे अटैच होते हैं। जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, जब भी किसी कार्य के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, तो हमारे अंदर जो हमारा आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, सक्रिय होता है और हम बहुत सकारात्मक रूप से जो है अपने कार्यों को करते हैं। तो जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र के उपयोग से जो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा हमें प्रदान की जाती है या जो प्राप्त होती है वो क्या होती है? आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और जब ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो रहा है तो इनमें से सभी ये तो नहीं होगा। मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये पहले का आया हुआ है और इस प्रश्न में अधिकांशतः जो है लोग ये जो ऑप्शन है आपका इनमें से सभी इसी पे टिक कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मौसम से भी बचाव हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा भी हो रही है, आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, इसलिए सभी तरीके से ये हेल्पफुल है, इसलिए इनमें से सभी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में देखना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। हमें हमसे वस्त्रों का उपयोग मात्र इस प्रश्न में नहीं पूछा जा रहा है, अपितु उपयोग में कौन सा उपयोग यानी कि किस तरीके का उपयोग जो है हमें इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर यही होता कि वस्त्र के उपयोग से क्या प्राप्त होती है या कौन सी सुरक्षा प्राप्त होती है, किस प्रकार की सुरक्षाएं प्राप्त होती हैं, अगर इस तरीके का प्रश्न बनता तो हमारा ऑप्शन ये वाला क्या होता? करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो है मेंशन ही किया गया है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी यानी कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो हमारा साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी का पार्ट है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये हमारा तीसरा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये देखने में आपको बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके के प्रश्नों में जो है वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अपने आप को असहज महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करते हैं क्योंकि लगता है कि बिल्कुल इजी है प्रश्न, क्या पूछ रहे हैं, ये भी कोई प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न आया, लेकिन उसके आंसर में जो है कहीं ना कहीं वो गलतियां कर लेते हैं। प्रश्न है, दिए गए कूटों के आधार पर वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, प्रश्न को अगर हम लोग देखें, हमारा जो प्रश्न का पहला लाइन है वो क्या जो है हमसे जानने का प्रयास कर रहा है? वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को क्रम से सजाएं। तो हमें वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है दिए गए कूटों के आधार पे, तो 1, 2, 3 और 4 कूट यहाँ पे दिए गए हैं। इन चारों के आधार पर हमें वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को क्या करना है? अरेंज करना है, सिंक्रोनाइज करना है। पहले नंबर पे दिया गया है पहनने योग्य वस्त्र। पहनने योग्य वस्त्र क्या होते हैं? टेक्सटाइल। दूसरा है धागा, यार्न। तीसरा है रेशा यानी कि फाइबर और चौथा है वस्त्र अर्थात फैब्रिक। बहुत सारे लोग जो है वस्त्र और पहनने के वस्त्र इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, वस्त्र और पहनने योग्य वस्त्र में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, जो वस्त्र होते हैं वो सिंपल फैब्रिक होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के धागों के प्रयोग की बुनाई से तैयार होते हैं। और जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो जो बुने हुए धागों से जो फैब्रिक हमारे पास आ जाता है या जो वस्त्र आ जाता है, उनका जब प्रयोग के हिसाब से हम लोग वस्त्र तैयार करते हैं, निर्मित करते हैं, उनको पहनने के लायक बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पहनने योग्य वस्त्र कहते हैं। तो अब जो है कूट हमारे सामने है, क्या क्या है?
इनमें से देखिए पहले तो हम इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली क्या होंगे, ठीक है? इनको पूर्णतः हम लोग अरेंज करते हैं कि इनका क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग टेक्सटाइल, फाइबर, यार्न या फैब्रिक की बात करें तो सबसे पहले जो मौलिक तत्व होता है वस्त्र निर्माण की, जो पहली प्रक्रिया होती है या जो प्रथम जो निर्माण का जो अवयव होता है वो क्या होता है? वो होता है रेशा। तो रेशा हुआ फर्स्ट नंबर पे। विभिन्न रेशों को मिला करके उनसे हम क्या निर्मित करते हैं? हम बनाते हैं धागा। तो धागा हो गया सेकेंड नंबर पे। जो धागे होते हैं, अलग अलग धागों को जो मिला करके हम क्या बनाते हैं? वस्त्र बनाते हैं। तो वस्त्र जो है तीसरे नंबर पे आ गया। और फिर वस्त्र को हम पहनने योग्य बनाते हैं, तो ये आ गया चौथे नंबर पे। यानी कि आंसर हमारा क्या आ रहा है? तो ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है? देखिए 3, फिर 2 पे 2 नंबर, फिर 3 पे 4 नंबर और 4 पे 1 नंबर। यानी कि 3 2 4 1, 3 2 4 1 हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले जो है वो रेशा होता है, रेशे से धागा बनाया जाता है, धागे से वस्त्र निर्मित किए जाते हैं और वस्त्र से पहनने योग्य वस्त्र बनते हैं। ठीक है, ये वस्त्र निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया है। 4 भागों में इसे हम विभाजित करके पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, अगर आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न देखिए, ये चौथा प्रश्न है, वस्त्रों के टिकाऊ होने से तात्पर्य है। बहुत ही साधारण प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। होप आप लोगों को इसका आंसर भी आप लोगों को आ रहा होगा अगर पढ़ लें आप लोग तो। वस्त्रों के टिकाऊ होने से तात्पर्य है, जब टिकाऊ होने की बात करते हैं तो रंग का पक्का होना, ठीक है, टिकाऊ होने का पार्ट हो सकता है। परिसज्जा सुव्यवस्थित होना, जो उस पे परिसज्जा है वस्त्र के ऊपर, परिसज्जा भी जो है वो सुव्यवस्थित हो, हमारा वस्त्र टिकाऊ हो सकता है। लंबे समय तक चलना, लंबे समय तक चले तो भी हमारा वस्त्र टिकाऊ हो सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि यहाँ पे इनमें से सभी तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये जो है फंसाने वाला क्वेश्चन है एक तरीके से, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फंस सकते हैं, फंस जाते भी हैं। रंग का पक्का होना, ये भी जो है टिकाऊ होने का द्योतक है। आपको लगेगा कि रंग अगर पक्का है तो वस्त्र हमारा टिकाऊ रहेगा। उस पर परिसज्जाएं अगर सुव्यवस्थित ढंग से हैं, अगर गठीले ढंग से की गई हैं तो आपको लगेगा कि टिकाऊ है। और लंबे समय तक अगर वस्त्र चल रहा है तो भी आपको लगेगा कि टिकाऊ है। लेकिन इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में इनमें से सभी नहीं लिखा है। ऑप्शन में क्या आया? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन को हम क्या करते हैं, एक बार होल्ड पे करते हैं। यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा अब एनालिसिस के अंदर होल्ड पे चला गया। और बाकी जो हमारे सामने जो बाकी के ऑप्शंस हैं, अब उनको हम लोग रिव्यू करेंगे क्योंकि ये होल्ड पे चला गया। तो अब हमें देखना है कि ये जो तीनों जो है हमें सही लग रहे हैं, इनमें से हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो परफेक्ट कौन सा है, यानी कि इनमें से हम कौन से एक का चुनाव हमारे इस प्रश्न के लिए करेंगे। तो जब रंग का पक्का होना की बात हम लोग करते हैं, तो रंग पक्का होता है तो जरूरी नहीं है कि कपड़ा बहुत दिन तक चले। ठीक है ना, रंग अगर पक्का हो जाता है किसी कपड़े में, अगर रंग उसका पक्का है तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है या कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है कि वो तंतु जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको एक बार यहां से हटा सकते हैं। परिसज्जा सुव्यवस्थित हो, जो वस्त्र है अगर उस वस्त्र के ऊपर हम लोग कढ़ाई करें, सिलाई करें, उसके ऊपर किसी तरीके का सितारा वगैरह लगाएं, कोई एम्ब्रॉयडरी करें, कुछ भी करें, अगर हम उन पे कलर चढ़ाएं या कैसी भी परिसज्जाएं करें, तो उससे भी ये नहीं लगता है कि ये जो है टिकाऊ रहेगा, यानी कि मजबूत रहेगा। हम लोग जो परिसज्जाएं कर रहे हैं वो परिसज्जाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उससे क्या वस्त्र टिकाऊ रहेंगे, वस्त्र बहुत दिन तक चलेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक बार हटाएंगे। हाँ, चाहे वस्त्र पे परिसज्जाएं सही हैं या नहीं है, चाहे उसका रंग पक्का है या नहीं है, अगर उसके तंतु, उसकी बुनाई अगर वो प्रॉपरली जो है लंबे समय तक चलती है, तब हम उसे क्या कहते हैं कि वस्त्र हमारा क्या है,
टिकाऊ है क्योंकि लंबे समय तक जो है वो चला है। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, लंबे समय तक जो चलने वाले वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या बना, करेक्ट आंसर जो है हमारा तीसरा नंबर बना कि लंबे समय तक जो वस्त्र चलेंगे वो वस्त्र क्या होंगे, टिकाऊ होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है वो नेट की एग्जाम में और हायर एजुकेशन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें अधिकतर जो है इस पैटर्न के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न का पैटर्न क्या होता है, एक जो है कथन होता है यानी कि असर्शन होता है, कोई वाक्य या कोई सेंटेंस या किसी भी तरीके की एक अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है जिसका एक कारण बताया जाता है यानी कि उसकी रीजनिंग को बताया जाता है। तो उसमें कथन और कारण दोनों को आपको जो है इवेल्युएट करना होता है, दोनों को एनालिसिस करना होता है, दोनों का विश्लेषण करना होता है और उस विश्लेषण के पश्चात जो नीचे कूट दिए जाते हैं उनके अनुसार अपने उत्तर को दर्शाना होता है। तो कथन ये है कि ठंड में गर्म कपड़ा शरीर को सर्दी से आराम देता है। कथन और कारण पढ़ने के पश्चात सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन स्टेटमेंट्स को हम लोग नोटिफाई करेंगे कि क्या स्टेटमेंट सही है या फिर यह स्टेटमेंट गलत है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ठंड में गर्म कपड़ा शरीर को सर्दी से आराम देता है, स्टेटमेंट सही है। जब ठंड आती है हम लोग गर्म कपड़ा पहनते हैं तो हमारे शरीर को सर्दी से क्या होता है, थोड़ा सा आराम मिलता है। दूसरे स्टेटमेंट पे आ रहे हैं हम लोग, गर्मी में यदि गर्म वस्त्र पहना जाए तो शरीर में खुजली होने लगती है, ये भी सही है। सर्दी में भाई आप पहन रहे हैं अगर गर्म कपड़े तो आपको तो आराम मिल रहा है, लेकिन उन्हीं कपड़ों को यदि आप गर्मी में पहनते हैं तो गर्मी में पहनने में शरीर में क्या होती है, खुजली होने लगती है। तो हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा और ये सही हैं या गलत हैं, हमने इसको जो है वो क्या किया, इवेल्युएट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों सही तो हो गए, अब हमारे कूट के अनुसार करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आइए कूट में चलते हैं। जो सबसे पहला कूट है वो ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है, ए आर दोनों सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या है, अर्थात ये जो ए है इसकी सही व्याख्या है। अर्थात गर्मी में यदि गर्म कपड़े पहने जाएं तो शरीर में खुजली होने लगती है, लेकिन ठंड में गर्म कपड़ा शरीर को सर्दी से आराम देता है। क्या हम इस तरीके से व्याख्यायित रूप में इनको जोड़ सकते हैं, क्या ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? तो यस, ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा हम आते हैं, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, जो कि दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये तो है ही नहीं, क्योंकि लगभग एक ही सेंटेंस लग रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। आप यहां से पढ़ें, यदि ठंड में गर्म कपड़ा शरीर को सर्दी से आराम देता है, जबकि आप यहां जोड़ सकते हैं इसी सेंटेंस को, और कंटिन्यूएशन में हम दूसरा वाला सेंटेंस भी इसमें ले सकते हैं, गर्मी में यदि गर्म वस्त्र पहना जाए तो शरीर में खुजली होने लगती है। तो ये इसकी करेक्ट व्याख्या कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। ए सही आर गलत, ये गलत हो गया क्योंकि दोनों ही सही है, और ए गलत आर सही, ये भी गलत हो गया क्योंकि ए भी सही है और आर भी सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए तथा आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या है। तो ये आज की जो है वो प्रश्नोत्तरी के कुछ प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होती रहूंगी। नॉर्मली मैंने देखा है जो लोग प्रश्न करवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं, वो लोग मैक्सिमम जो है वो केवल और केवल सही उत्तर को देने का ही प्रयास करते हैं, उन पे ही उनका फोकस रहता है। और लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि भले एक ही क्वेश्चन आपको कराया जाए, उसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाए। तो एक्सप्लेनेशन करने पे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन तो तैयार होता ही है, साथ ही जो प्रश्न आपके तैयार नहीं है उन टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ कंटेंट उसी प्रश्नोत्तरी में प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसी क्रियाविधि के साथ अपने प्रश्नोत्तरी को कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं फिर अगली प्रश्नोत्तरी में। ओके, बाय।